देखिए बच्चों, इसमें ये कावेरी रिवर है। उरैयूर जो वहाँ का साम्राज्य था, है ना, जो चोलास ने साम्राज्य स्थापित किया था, वहाँ पे कावेरी रिवर थी और वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। उससे पहले इसकी ये ट्रिब्यूट, इसकी जो चैनल्स हैं, जो शाखाएँ हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपने देखा इसमें मैप में। अब आगे चलते हैं। कैनल्स कंस्ट्रक्टेड टू, देखिए, है ना, Kaveri several channels before the emptying into Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing the fertile soil on their banks. ये क्या करते थे, ये चैनल जो छोटी छोटी कावेरी नदी में से निकल के आते थे, छोटे छोटे चैनल्स, इनके द्वारा कई बार ज्वार भाटा जब आता था नदी में, तो इनके द्वारा जो है फर्टाइल मिट्टी, जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, वो इसके आसपास के एरिया में जमा हो जाती थी और वहाँ की जो ज़मीन को उपजाऊ बना देती थी और नमी ला देती थी वहाँ पर। Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. राइस की खेती के लिए जो मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक नमी की ज़रूरत पड़ती है, इसके द्वारा वो नमी भी प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि ज्वार भाटा के द्वारा कई बार जो बहुत दूर दूर तक पानी चल के आता है और अपने साथ में फर्टिलिटी लाता है और ज़मीन को भी उपजाऊ बना देता है, नमी बना देता है उसमें, जो कि चावल की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होता है। Although agriculture had developed earlier in other parts of तमिलनाडु के बहुत से पार्ट्स में एग्रीकल्चर जबकि पहले ही बहुत डेवलप्ड हो चुका था। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, ये 5th और 6th सेंचुरी के टाइम की बात है। दैट इज़ दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। 5th और 6th में इस एग्रीकल्चर जो है बहुत लार्ज स्केल पे उभर कर आया और इसका बहुत सारी क्रॉप्स का उस टाइम पे कल्टीवेशन हुआ। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, बहुत से क्षेत्रों से फॉरेस्ट जो है हटा दिए गए, वन हटा दिए गए। लैंड हैड टू बी एवलेड इन द एरिया इन अदर एरिया लेवल्ड इन द अदर एरियाज, जो ज़मीन थी वो अदर एरियाज़ में जो कि क्लियर की गई खेती के लिए और फॉरेस्ट को वहाँ से हटा दिया गया। इन डेल्टाज रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बुल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू, जो ज़मीन थी, जो डेल्टाज रीजन थे जिसमें चोलास का साम्राज्य था, ये उनसे उम्मीद की जाती थी कि वहाँ पे जो भी बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड आती है, उसके लिए रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जाए, कैनल्स बनाए जाएं, उनके जो है छोटी छोटी जो है नहरें निकाली जाएं, उससे बारिश का पानी जो है इकट्ठा किया जाए, फ्लड को रोका जाए और कैनल्स बनाए जाएं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, इस तरह से जो है उस पर बांध बनाए गए थे। कैरी वाटर टू फील्ड्स, और उस पानी को तटबंध बनाए जाए, जो है एक तटबंध मीन्स पानी को इकट्ठा करके एक कैनल बना देना, एक कोई नहर सी बना देना और उस पानी को खेती के लिए यूज़ करना। अगर बहुत बड़ी बाढ़ आती है, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है नदी में, तो उसको रोकने का साधन होता है जो तटबंध बोलते हैं जिसे, और उस पानी को इकट्ठा करके खेती के यूज़ में लेना। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर, कई स्थानों पर एक साल में 2 फसलें भी बोई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, ऐसे केस में जहाँ पर 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी, तो कई बार बारिश नहीं आ रही है, मानसून पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है ना, नदियों में भी इतना जल नहीं होता है,
तो कई बार आर्टिफिशियल जो है पानी के साधन होने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैनल बना देना, है ना, और छोटी छोटी नहरें निकाल देना आसपास एरिया में। ए वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, अलग अलग तरह के मेथड सिंचाई की व्यवस्था के लिए यूज़ किए गए, यूज़ किए जाने की संभावनाएं जो है लोग करते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग्ड, कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस हग्स टैंक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए गए कहीं कहीं पर। टू कलेक्ट रेन वाटर, टैंक किसके लिए, जो बरसात का पानी आता था उसको इकट्ठा करके रख लिया जाए और जब नीड हो इरिगेशन के यूज़ में उसको लाया जाए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, जो था ये इरिगेशन का वर्क जो है बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी इसमें, कि कैसे पानी को इकट्ठा रखा जाए, कैसे पानी को यूज़ के लिए जो है कलेक्ट किया जाए, इस तरह की बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन लेबर एंड रिसोर्सेज, इसके लिए लेबर चाहिए थे, है ना, काम करने के लिए कि पानी को इकट्ठा किया जाए, सिंचाई व्यवस्था मजबूत बनाई जाए। इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, टैंक चाहिए, कैनल बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, इस तरह का बहुत सामान चाहिए होता था। मेंटेनिंग दिस वर्क्स एंड डिसाइड ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, इस तरह का वर्क जो है मेंटेन किया गया चोलास की डायनेस्टी में, और इसको ये सोच समझ कर प्लानिंग बनाई गई कि पानी को कैसे शेयर किया जाए, सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाया जाए, खेतियों तक पहुंचाया जाए। Most of the new rulers as well as people living in villages, इन जो गांवों में नए नए राजा जो है स्थापित हो गए थे, छोटे छोटे साम्राज्यों के जो राजा हो गए थे, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़, उन्होंने इन व्यवस्थाओं पे, इरिगेशन की व्यवस्थाओं पे और एग्रीकल्चर की जो भी इम्प्रूवमेंट होनी है उन व्यवस्थाओं पे जो है ध्यान देना शुरू किया। उस टाइम पे बहुत वो लोग ध्यान देते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसा था, दोबारा से जो चोलास का साम्राज्य जब बहुत फैला हुआ था वो प्रशासन कैसा उभर कर आया। हाउ वॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कैसा ऑर्गेनाइज हुआ उनका प्रशासन। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, कैसे रहते थे, नोन एज उर, उस चोलास के राज्यों में जो पीजेंट थे वो उर नाम से जाने जाते थे। बिकेम प्रोस्पीरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, और जो सिंचाई व्यवस्था में जो जिनके पास अच्छी बड़े किसान थे, अच्छी सिंचाई व्यवस्था थी, तो उस जो ग्रुप को उर के नाम से जाना जाता था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कोल्ड नाडू, और ऐसे किसान जिस विलेज में रहते थे और बहुत सारे विलेजों का ग्रुप जो क्या बोलते थे उसको नाडू बोलते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू, एक विलेज की काउंसिल बनाई जाती थी राजा की तरफ से, और जो नाडू थे बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप था जो वो नाडू कहलाते थे। काउंसिल और नाडू मिलके परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इन सब फंक्शन को प्रशासनीय फंक्शन की देखरेख करते थे, किसकी इजाज़त से, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, इसमें क्या क्या करते, राजा की सहायता से, राजा की इजाज़त के द्वारा वो लोग न्याय करते थे लोगों का और उनसे टैक्स वसूल करते थे। कौन कौन, नाडू और विलेज काउंसिल। और नाडू किसको बोलते थे, जो बहुत सारे विलेजों का ग्रुप। रिच पीजेंट्स, यहाँ से देखिए, रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, जो बहुत धनी व्यक्ति थे वेलाला कास्ट बोलते थे जिसे, वो किसके साथ में काम करते थे, नाडू के साथ में। नाडू कौन थे, विलेजेस का ग्रुप, वो नाडू के विलेजेस में रहते थे और वो उनके साथ में मिलके उनका कार्यभार संभालते थे। अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, जो चोला की गवर्नमेंट थी उनके जो है ऑर्डर के जरिए ये सब काम होते थे, वो लोग ऑर्डर देते थे, उसी के अकॉर्डिंग नाडू वेलाला जो थे वो अपना अपना वर्क करते थे। द चोला किंगडम, जब द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक, जो ऐसे बहुत बड़े जमींदार थे, इस तरह के बड़े बड़े जमींदारों को, धनवान व्यक्तियों को उन्होंने
कुछ जो है टाइटल देना शुरू किए। किस किस को? जो बड़े जो थे किसान थे, उनको उन्होंने टाइटल दिए। क्या दिया? क्या क्या टाइटल होते थे? जैसे वुमेन डोवलन, वुमेन डोवलन उनका एक टाइटल का नाम था। किसको दिया जाता था? ए वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, जो कि 3 किंग के अंडर में जो कोई वेलन काम कर रहा हो, जैसे वेलेला जाति का कोई ऐसा रिच फार्मर, रिच जो बहुत अमीर किसान जो कि 3 राजाओं के अंडर में काम कर रहा हो, तो उसको एक उपाधि दी जाती थी जो थी मूवमेंट वलन, जो उसको बोला जाता था मूवमेंट वलन। अरियार बोला जाता था, जो प्रधान, अरियार को क्या कहते थे? प्रधान बोला जाता था। जो बड़े बड़े रिच पीजेंट थे उनको अरियार, मूवमेंट वलन, ये सब बोला जाता था उन लोगों को। एज मार्कर्स of respects and entrusted them with important offices of the state at center। और जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में, स्टेट में, जो चोलास के स्टेट में जो ऑफिसेस होते थे जहाँ पर वर्क चलता था सरकार का, उसमें जो काम करने वाले को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था, उनको बड़ा इंसान समझा जाता था। टाइप्स ऑफ लैंड, किस किस तरह की लैंड जो है चोलास के साम्राज्य में हुआ करती थी? चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अलग अलग तरह की लैंड डिवाइडेशन थी। जैसे कि वेलानवग्गी कैसी लैंड को बोलते थे? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टीज, जो कि ब्राह्मण नहीं थे, जो नॉन ब्राह्मण थे और पीजेंट थे, ब्राह्मण नहीं थे बट ब्राह्मण नहीं थे बट वो किसान थे, और किसान न होने की, किसान बड़े बड़े किसान होने की वजह से उनको वो ज़मीन जो है दान दी जाती थी। एक तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, एक वो जो ब्राह्मण नहीं होते हुए बड़े बड़े किसान होते थे और उनको दान देने वाली ज़मीन को क्या बोलते थे? विलानवग्गई। तो ब्राह्मण देह एक होती थी ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेह जमीन किसको बोलते थे? लैंड गिफ्टेड ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को गिफ्ट दी जाती थी उसको ब्रह्मदेह जमीन बोलते थे। शाला भोगा जमीन बोलते थे लैंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। तो शाला भोगा जो कि स्कूल की देख रेख के लिए ज़मीन प्रदान की जाती थी, स्कूल खोलने के लिए, या स्कूल वहाँ पे खोल सकें और बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसी ज़मीन को शाला भोगा बोलते थे। देवादना जमीन लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स के लिए जो ज़मीन दी जाती थी उसको जो है देवागना या तिरुमटकुन बोलते थे। तिरुमटकुनी ज़मीन को टेम्पल्स के लिए दान दी जाती थी, या देवादना। एक होती थी पालीछंदम ज़मीन बोलते थे लैंड डोनेट टू जैना इंस्टीट्यूशंस। जैन धर्म का जो भी वर्क होते थे, जैन धर्म के मंदिर खोलने के लिए या उनकी संस्थाएं खोलने के लिए वो ज़मीन दान दी जाती थी, जिसको पलीछट्टुकनम बोलते थे। We have seen that Brahmins often received land grants of ब्रह्मदेव। हमने देखा कि ब्राह्मणों को नई नई ज़मीन मिलती रहती थी जिसको ब्रह्मदेव बोलते थे। As a result, a large number of Brahmana settlements emerged in the Kaveri valleys as north parts of South India। साउथ इंडिया के जो कि इस दक्षिण भारत के बहुत सारे पार्ट में कावेरी के ब्राह्मण्स की सेटलमेंट हो गई, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन दान में मिल गई थी, वहाँ पे ज़्यादातर ब्राह्मण पाए जाने लगे। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। ज़्यादातर ब्रह्मदेव जो होते थे अपनी एक असेंबली रखते थे और जिसको कि सभा बोलते थे। ब्रह्मदेव जमीन पर एक असेंबली होती थी ब्राह्मणों की, है ना, जिसको कि सभा बोला जाता था। दिस असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। ये वर्क जो है
ब्राह्मणों की ज़मीन की देखरेख के लिए करती थी ये असेंबलीज। बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उनकी देखरेख के लिए ये अपना वर्क करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। उनकी डिटेल किस चीज़ में मिलेगी, जो पुराने अभिलेख हैं उसमें ये डिटेल सारी हमें मिल जाएगी। ऑफन ऑन द स्टोन walls of temple association of traders known as नागाराम्स। नागाराम्स कुछ ऐसे जो थे ओफर ऑन द स्टोन ऑफ टेम्पल, ये जो टेम्पल्स के ऊपर उनके ये पहले हम पढ़ेंगे। द डिसीजन वर रिकॉर्डेड डिटेल इन स्क्रिप्ट। जो टेम्पल थे उनके ऊपर स्टोन का काम होता था, और जो पुराने अभिलेख जो थे उनके जो लिखित रूप भी टेम्पल्स के ऊपर मिल जाते थे। आगे पढ़ेंगे हम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जो व्यापारियों के संस्थाएं होती थी, ग्रुप होते थे, नोन एज नागाराम्स, वो नागाराम्स के रूप में जाने जाते थे। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, और ये क्या करते थे, टाउन में कोई फंक्शन होता था या कोई भी समारोह होता था उसमें अपना भाग लेते थे, अपना उसमें पार्टिसिपेट होते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, उत्तर मेरूर और चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के जो अभिलेख थे पुराने, तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सभा में उनके अभिलेखों में मिलता है कि सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड की जाती थी, और सभा जो बनती थी उसमें क्या कार्य होते थे। तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शंस में सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा एक ऐसी अलग से कमेटी बनाई जाती थी, संस्था बनाई जाती थी, जिसमें क्या काम होता था, वो सिंचाई के साधनों का देखरेख करते थे, गार्डन्स की देखरेख करते थे, टेम्पल्स की देखरेख करते थे, और इसके अलावा जो भी मुख्य काम होते थे उसके बारे में जो है निर्णय लेना सभा का काम होता था। Names of those eligible to be members of this committee were written on small ticket of palm leaf. पाल्म लीफ होती थी जो कि पत्ते होते थे ताड़ के वृक्ष के, उसकी सभा के जो मेंबर थे उसमें कौन कौन हकदार होता था शामिल होने, कौन मेंबर बन सकता था, कैसे बनते थे कि जो पत्ते होते थे ताड़ के वृक्ष उस पर जो मेंबर इंस्टेड होते थे उसमें उनके नाम लिख दिए जाते थे, और दिस टिकट वो टिकट के रूप में उनको फिर बंद कर दिया जाता था। दिस टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पोट, एक मिट्टी के बर्तन में उन टिकट को डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट ऑफ टिकट्स, उसमें से एक टिकट लेने के लिए एक बच्चे को किसी यंग बॉय को बुलाया जाता था। 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, ऐसे ही हर कमेटी की जो है उसमें से वो निकाली जाती थी, पर्ची निकाली जाती थी, और जिसका भी नाम आता था वो मेंबर उसमें बनता चला जाता था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, में मेंबर कैसे बना जाता था, पर्चियों के ऊपर नाम लिखने के अकॉर्डिंग उसमें मेंबर बना जाता था। वो कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा, मेंबर जो उसमें बन सकता था, जो कि इंटरेस्टेड होता था, वो कौन हो सकता था, उसमें कौन पार्टिसिपेट हो सकता था मेंबर बनने के लिए। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, उत्तर मेरूर जो सिटी थी, जो स्टेट था, उसके इंस्क्रिप्शन में ये हमें मिल जाएगा कि कौन हकदार था मेंबर बनने का सभा में। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, वो सभी व्यक्ति जो सभा के मेंबर बनना चाहते थे, शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड, किसी ज़मीन के मालिक होने चाहिए थे। फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और जो ज़मीन का टैक्स वो देते हों, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए किसी ज़मीन के मालिक और ज़मीन का टैक्स देने वाले, ऐसे व्यक्ति जो थे मेंबर बनने के हकदार थे। और इसके अलावा दे शुड हैव देयर ओन होम्स, वे अपना घर रखने का उनके पास अपना घर होना अनिवार्य था। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स एज, वो किस एज के होने चाहिए, 35 से 70 साल के बीच की एज के होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, वेदों की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए पूरी। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एंड ऑनेस्ट, वे राजा के प्रति ऑनेस्ट होने चाहिए और प्रशासन के सारे काम की जानकारी
उन्हें होनी चाहिए कि कैसे हमारा प्रशासन चल रहा है। इफ़ एनी वन हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी, किसी भी कमेटी का अगर कोई मेंबर है इन द लास्ट 3 years, लास्ट सभा का मेंबर वो बनता आ रहा है 3 साल से, तो वो मेंबर नहीं बन सकता था। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. वो इस इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकता था जिसने अपने सारे अकाउंट, अपने सारे दस्तावेज जो है सरकार के पास ना जमा किए। दस्तावेज जैसे कैसे होते हैं बच्चों, जैसे कि अपना नाम, पता, अपना जानकारी पूरे ख़ानदान की और अपने रिलेटिव्स की पूरी जानकारी सरकार के पास अगर जमा की होगी वही मेंबर बनने का हकदार था, अन्यथा नहीं। ये सब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जो कि सभा के इलेक्शन के लिए लड़ता था। While inscriptions tell us about king's powerful men, here is an excerpt from Priyapuram and the 12th century. प्रियपुरम थी जो 12th सेंचुरी के मध्य में, 12th सेंचुरी के रहते जो है बहुत उस डायनेस्टी के जो किंग से बहुत पावरफुल व्यक्ति बन गए। तमिल वर्क विच इन्फॉर्म अस अबाउट लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्या आप समझते हैं कि इसमें सब जो भी वहाँ के व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन गए थे और ऐसे सभा वहाँ पे चुनी जाती थी, तो क्या उसमें सभी आदमियों और स्त्रियों को भी पार्ट लेने का अधिकार था? उसमें सब स्त्रियाँ भाग ले सकती थी। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अडानोर वॉज ए स्मॉल hamlet of Palias, a name used for a social group considered outcast by the Brahmins and Valyals. एक जाति थी जो कि परियापुरम नाम से जानी जाती थी। 12वीं शताब्दी से पुरनम नाम से वो जाति जानी जाती थी और उसकी खासियत क्या थी, वो तमिल का एक हिस्सा थी और उसमें मैन और वुमेन जो थे अपने बराबर के रहते थे और इन सब चीज़ों में पार्ट लेने के अधिकारी थे कि नहीं थी। उन लोगों की बस्ती जो थी बाहर की साइड स्थापित होती थी और जैसे कि ए नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट, ये जो थोड़ी सी नीची जाति के माने जाते थे, ब्राह्मण और वेलाल से नीची जाति के माने जाते थे, इसलिए उनकी बस्ती बाहर की साइड स्थित होती थी किसी शहर से। Studded with small hutted under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupation. वो अपने जो पुराने ऑक्यूपेशन हैं उनमें संलग्न रहते थे और उनकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी और पुरानी बनी हुई झोपड़ियाँ जो है पुराने, उन पे जो घास फूस जो है पुराने टाइप के बने होते थे, घास फूस जो है पुराने लगे होते थे। In the threshold of the huts covered with the strips of leather, उनकी जो झोपड़ियाँ थी वो किस से कवर की जाती थी? चमड़े से चारों तरफ से जो है कवर की जाती थी, चमड़ा लगाया जाता था, बिकॉज वो चमड़े वगैरह का काम करते थे, चमड़ों से जूते बनाना या कुछ और वर्क उनके हिस्से में आते थे, उनका ऑक्यूपेशन था ये। तो उनके चारों तरफ जो उनका झोपड़ियों पे वर्क, उनका जो उठने बैठने के जो कपड़े, बैठने के उठने के जो साधन प्रयोग किए जाते थे वो ज़्यादातर लेदर से, चमड़े से किए जाते थे। लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप, उनके पास छोटे छोटे जो है मुर्गी के बच्चे इधर उधर घूमते नजर आते थे। डार्क चिल्ड्रन who wore bracelets of black iron on the prancing about the carrying little puppies, और बड़े बड़े मुर्गियाँ जो हैं जो काली मुर्गियाँ इधर से उधर घूमते हुए नजर आती थी। वो लोहे के, उनके लिए लोहे के बर्तन में लोहे के कुछ बिछोने बिछा दिए जाते थे या जो है चमड़े के बिछोने बिछा दिए जाते थे और वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। जो छोटे छोटे वहाँ पे जो है जो पप्पी भी होते थे, पप्पीज किसको बोलते हैं बच्चों, छोटे छोटे जो है बीच हैं और छोटी छोटी जो है मुर्गियाँ हैं वहाँ पर उनके उसमें पाए जाते थे। इन द शेड ऑफ
मर्दों, इसको ये अर्जना बोलते थे, ट्रीज होता था एक, उसकी छाया में फीमेल लेबरर पुट हर बेबीज टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, शीट ऑफ लेदर, शीट बिछाई जाती थी लेदर की, और जो पेड़ की छाँव में जो फीमेल्स होती थी, अपने फीमेल लेबर होती थी, जो वर्कर्स होती थी, काम करने वाले, पारिश्रमिक काम करने वाले, अपने बच्चों को सुला देती थी चमड़े की किसी भी शीट पर, किसी भी कवर पर। देयर वर मैंगो ट्रीज, वहाँ आम के पेड़ भी पाए जाते थे। फ्रॉम वुच ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग, ड्रम टांगे जाते थे जिनके ऊपर उनकी ब्रांचेस पे, उनकी शाखाओं पे, मैंगो के जो पेड़ होते थे उनकी शाखाओं पे ड्रम्स टांगे जाते थे। एंड अंडर कोकोनट पाम्स, और कोकोनट पाम्स भी होते थे जो कि ताड़ के वृक्ष, कोकोनट के, नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते थे। इन लिटिल होल्स ऑन द ग्राउंड्स टिनी हेडेड बीचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, उनके नीचे जो थे छोटे छोटे बीच रहती थी और उनके लिए उनके घर बना दिए जाते थे। The red-crested cocks crowed before dawn, calling the Brahmini, playing plaid to their day's work, और पूरे दिन का काम करके वहाँ पर जो मुर्गे होते थे, वो मुर्गे वगैरह वहाँ पर टहलते रहते थे, लोग बाग वहाँ के बैठते थे, तो लाल कलंगी वाले मुर्गे और छोटे छोटे ऐसे ही कुछ जो है जो पक्षी वहाँ पर डोलते रहते थे। एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ द कांजी ट्री के शेड में, उसकी छाया में, स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर्ड पेलिया वुमेन सिंगिंग एज देयर हस्किंग पैडी, अपने बच्चे को सुलाने के लिए वहाँ जो मुर्गी वगैरह, मुर्गे और जो बिचेस और अन्य पशु पक्षी टहलते थे, और वो वुमेन वैन आके बैठते थे, अपने बेबीज़ को सुलाते थे और उनकी छाया में आराम करते थे, पेड़ों की छाया में। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी देखिए बच्चों, जो कि टैंग डायनेस्टी हुई चाइना में, और वो कितनी, उसका क्या जो थी अहमियत थी, क्या उसकी एडमायरेशन थी। इन चाइना एन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी के अंडर में चाइना का जो है, चाइना स्थापित हुई, वहाँ का एम्पायर स्थापित हुआ। सबसे पहले वहाँ पे टैंग डायनेस्टी हुआ करती थी, वंशवाद हुआ करता था, विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th टू द 10th सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी से लेके 10वीं शताब्दी तक 300 साल तक टैंग डायनेस्टी ने वहाँ पर जो है राज्य अपना किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। इट्स कैपिटल 11 बोलते थे उसकी जो थी, एन वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी 11 थी, जो कि पूरे जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट थी, सबसे बड़ी थी पूरे संसार में। विजिटेड बाय तुर्क्स, और जो कि तुर्क आए थे वहाँ पर, उन्होंने उसे बसाया था। द आयरनीज, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस, ये सब लोग आगे वहाँ पे बस गए थे। इंडियंस, आयरनीज तो आयरन से आए हुए थे, इंडियंस आए, जापानीज से, कोरियन से, ये सब लोग वहाँ पर रहते थे। द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बेरुएक्रेसी एक राजा का नाम था, जो कि उसके द्वारा उसका प्रशासन संभाला जाता था। किसका? टैंग डायनेस्टी का। रिक्रूटेड थ्रू एंड एग्जामिनेशंस द विच वो ओपन टू ऑल द विश टू अपीयर फॉर इट, उसने उस तरह वहाँ पर सब तरह के जो है एक सिविल सर्विसेज का वो करवाया था, एग्जामिनेशन उसने रखवाया था, और अपनी डायनेस्टी के लिए जो व्यक्ति चुने जाते थे वो एग्जामिनेशन के द्वारा चुने जाते थे। जैसे कि सिविल सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट में नौकरी पाने के लिए एग्ज़ाम रखे जाते हैं, ऐसे ही उसने एग्ज़ाम रखे थे, और उसी के द्वारा वो अपने डायनेस्टी में काम करने के लिए लोगों को चुन के रखता था। This system of selecting official remained in place with some changes till 1911. कुछ चेंजेस के बाद में ये सिस्टम 1911 तक चलता रहा। In what ways was this system different from the prevalent in Indian subcontinent? Indian subcontinent है, इन सब में ये सिस्टम अभी भी
जो है शुरू किया हुआ है और उसमें क्या थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, ये बच्चों बताना है। ये एक तरह से क्वेश्चन है और आगे देखेंगे बच्चों, ये आपको फिल करनी है और इसके कुछ क्वेश्चंस में आपको ये मैचिंग है, ये आपको अपनी कॉपी में लिख के इसको जो है राइट करना है। मैं इसकी सही जो इसका आंसर है आपको भेजूंगी, आप उससे मैच करिएगा, ठीक है। पहले आप खुद करने की कोशिश करना, फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के भेजूंगी, तब तक आप इसको रीड करना और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स।